हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई एस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे 2 नवंबर है आज और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देखने वाले हैं और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है आज जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपको क्वेश्चन भी दिया गया है लिखने के लिए आंसर राइटिंग में, और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आज लास्ट में। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लाइव डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, तो आज शुरू नहीं हो पाया क्योंकि आज जो चीज़ें थी थोड़ी बहुत, जो हडल्स है उसको हमने क्लियर कर लिया है। कल से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल से लाइव डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आई एस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप पर आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा एंड 11 o'clock इन द मॉर्निंग, जैसा मैंने पहले बोला था कि हम लाइव डिस्कशन को कल कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो सभी लोग उसमें आ जाएंगे जिनको जो भी डेली रेगुलर फॉलो करते हैं। लाइव डिस्कशन में आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, इवन उसका आंसर भी वहीं पर दे सकते हैं। और एक प्रॉपर एक टाइम रूटीन जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो भी पर्टिकुलरली हो जाएगा। तो विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, बी रेडी फॉर दैट। मैंने सोचा आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। जो लोग रेगुलर हैं प्लीज़ वो लोग कल ज्वाइन करें 11 o'clock इन द मॉर्निंग इन लाइव सेशन, ओके। सो आज देखते हैं। अच्छा, आज 23 है, राइट। तो यहाँ पे जो डेट है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 23 आप लोग इसको कर लेंगे। कल चूँकि संडे था, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज पहला हम लोग कोटेशन देख रहे हैं। सबसे पहले कोटेशन है, लिटरेसी इज़ अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। कोफी अन्नान का ये कोटेशन है कि लिटरेसी यानी एजुकेशन, आपका एजुकेशन लेवल जब बढ़ता है तो एक तरीके से वो ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। मिजरी से, जो दुख है जीवन में, उससे एक होप की तरफ लेके जाता है, एक आशा की तरफ लेके जाता है। तो लिटरेसी का बहुत बड़ा रोल होता है कहीं भी, किसी भी सोसाइटी में। और जैसा कि ये सारे कोटेशंस हैं, तो ये कोटेशंस आपको ऐसे राइटिंग वगैरह में ही काम आ सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आर्टिकल की तरफ जाने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो आंसर राइटिंग के लिए आपको दिया गया है। आप में से बहुत सारे लोग आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ आप और भी लोग इसको ट्राई कीजिए। जिनको 21 में एग्ज़ाम देना है या आगे 22-23 में एग्ज़ाम देना है, वो अभी से लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू राइट आंसर्स। डू यू थिंक आरबीआई पैनल प्रपोजल टू अलाउ लार्ज एनबीएफसी टू कन्वर्ट टू बैंक्स विल हेल्प इन पोस्ट कोविड क्राइसिस? तो अभी हम इस पे आर्टिकल भी डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई के द्वारा जो प्रपोजल आया है कि जो एनबीएफसीज हैं जिनकी लैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनको अब बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनको लाइसेंसिंग दे दी जा रही है कुछ एक कंडीशंस लगा करके। तो ये क्या हेल्प करेगा, क्या जो क्राइसिस अभी है कोविड क्राइसिस, उसमें कितना ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है, ओके। तो 150 वर्ड में, ज़्यादा नहीं, 150 शब्दों में आप इसको लिखेंगे। और एक और आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं अशोक गुलाटी का, बहुत अच्छा आर्टिकल है वो। अगर उस पर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उस पर भी आंसर लिख करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला आर्टिकल देख रहे हैं, पेइंग फॉर पॉइजन। जीएस पेपर 3 में हम इसको इकोनॉमी एनवायरनमेंट दोनों जगह से ऐड करेंगे। इवन इसमें बात सब्सिडी वगैरह की भी हो रही है बहुत हद तक, तो विल टॉक अबाउट इट। पेइंग फॉर पॉइजन क्या कहा जा रहा है, ये जो पराली बर्निंग है, ये देखिए कुछ कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, लेकिन आज जो इन्होंने ओवरऑल लिखा है आर्टिकल में, बहुत सारे फैक्ट बेसिस पर बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे कि अमोनिया कहाँ कहाँ से रिलीज़ हो रहा है और कैसे ये जो सब्सिडी सरकार देती है, इट विल लीड टू मीन रिलीज़ ऑफ अमोनिया, कि कैसे ज़्यादा अमोनिया रिलीज़ हो रहा है इस एटमॉस्फेयर में, कैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन फैल रहा है, कौन कौन सा रीज़न है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है इस समय में, ठीक है। फिर पराली बर्निंग जो होती है, इसको कैसे हम डिसइंटेंसिवाइज कर सकते हैं, कैसे जो किसान हैं वो, उनको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं पराली जलाने से। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने कुछ थोड़ा सरकाज़म किया है कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप पॉइज़न को कंज्यूम करो, ठीक है, और उसके लिए आपको पे किया जाएगा, तो क्या आप दैट टू पे फॉर इट, तो क्या कोई भी इसके लिए मानेगा क्या? तो नहीं मानेंगे, नॉट फॉर श्योर। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं कैसे दिल्ली और इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया जो है, वहाँ पर आज एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, एयर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि एक इस पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इसका जो रूट कॉज है उसको भी पहचानना ज़रूरी है। क्या
सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक माध्यम है? ये जो हम बार बार पराली को टारगेट करते हैं, स्टबल बर्निंग को बोलते हैं, तो क्या सिर्फ स्टबल बर्निंग इसके पीछे का रीज़न है कि हमने चलो स्टबल बर्निंग को कंट्रोल कर दिया और एयर पोल्यूशन एकदम क्लीन हो गई? तो ऐसा नहीं है ना, कई सारे अदर फैक्टर्स हैं। और जब स्टबल बर्निंग हो रही है तो उसके पीछे का क्या कारण है, तो उसको बहुत ही डिटेल में इन्होंने बताया है कि विंटर का सीज़न आते ही क्या होता है, एक चॉक टाइप का क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है चारों तरफ, टेम्परेचर एकदम से गिरने लग जाता है। टेम्परेचर ड्रॉप होते ही जो कंडीशन है वहाँ पर विंड क्या होता है, स्लो बहने लग जाते हैं और इससे जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो एक जगह पर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। ठीक है, ये तो आपने पूरा ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो इससे जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो एक्यूमुलेशन की वजह से जो क्रॉनिक डिजीज़ है वो बहुत बढ़ने लग जाता है सिटीज़ में। ठीक है, खास करके दिल्ली और दिल्ली का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर ट्रैफिक कंजेस्टेड बहुत रहता है, डस्ट की प्रॉब्लम है, इवन कंस्ट्रक्शन वर्क आए दिन कहीं ना कहीं होता रहता है। वेस्ट बर्निंग भी एक बहुत बड़ा रूट कॉज है इसके पीछे का। पावर जनरेशन जो होता है वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से कैसे पार्टिकुलर मैटर्स हैं जो कि एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये पूरा रीजन यहाँ पे पैडी स्टबल जो है वो जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से भी एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो ओवरऑल ये 4 से 5 रीज़न है जो आपको ध्यान रखना है कि इसकी वजह से आज एयर की इतनी बुरी हालत हो गई है। इसके लिए हमने कई सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ किया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को, अगर आप अभी दिल्ली में अगर आप रहते हैं और आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक कीजिए तो यू विल बी फियर कि आप किस कंडीशन में रह रहे हैं, किस एनवायरमेंटल स्टेज में रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस के लिए भी लाई गई, सफ़र वगैरह को भी लाया गया कि पोल्यूशन को बताया जा सके, मेजर्स लिए जा सके। और जो सैटेलाइट्स है उससे भी ग्राउंड मॉनिटरिंग की गई और ओवरऑल ये एनालिसिस निकाला गया कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस सिचुएशन आज एयर के मामले में हो चुकी है दिल्ली और सराउंडिंग्स रीजन में इवन। एंड एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, देखिए एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होता है एयर पोल्यूशन में, नो डाउट। वो पहले भी होता था और वो अब भी है। जो क्रॉप सीज़न होता है उस समय में खास करके जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, देखिए ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो रीज़न है ये आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीज़न बन चुका है और बहुत ही तेज़ी से ये अमोनिया का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आप समझ रहे हैं, ये बेसिक फैक्ट है। तो पूरे वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट और रैपिडली ग्रोइंग अमोनिया हॉटस्पॉट में से एक है, सोचिए, इंडो गैंगेटिक प्लेन। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, तो एटमॉस्फेरिक अमोनिया कहाँ से आता है, सोर्स क्या है एटमॉस्फेरिक अमोनिया का, तो इसमें एक तो है फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री है, अदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं। इसके अलावा जो एमिशंस होते हैं ना, पावर प्लांट से, ट्रांसपोर्टेशन से जो एमिशंस होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग होता है, ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं एटमॉस्फेरिक अमोनिया को। ठीक है, तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं और ओवरऑल एग्रीकल्चर में क्या एक्चुअली में क्या चीज़ है जो कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में, राइट। तो द प्रिसाइज शेयर ऑफ दीज सेकेंड पार्टिकुलेट्स secondary because they are formed by multiple direct और primary emission reacting in the atmosphere। तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि सेकेंड पार्टिकुलेट्स किसको कहते हैं। इसको सेकेंडरी इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसका सोर्स दूसरा होता है, प्राइमरी लेवल पर ये इसका सोर्स होता है और ये अलग अलग चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं और तब जाकर के एटमॉस्फेयर में ये रिएक्ट करते हैं, एमिशन होता है इसका। ठीक है, हैज़ नॉट बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड फॉर इंडियन सिटीज़ बट फाइंडिंग फ्रॉम चाइना। तो इंडिया में नहीं बल्कि चाइना में कुछ शहरों में इसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया गया और ये पाया गया कि कैसे जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं अर्बन एरिया में खास करके वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे एमिशन होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एग्रीकल्चर इज़ अ विक्टिम ऑफ पोल्यूशन एज वेल एज इट्स परपेट्रेटर। तो कैसे आखिर एग्रीकल्चर कैसे विक्टिम बना, देखिए यहाँ पे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जो पीएम है, पार्टिकुलेट मैटर्स है और ग्राउंड लेवल ओजोन है, ठीक है, ये दोनों ही किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। और आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा कॉज है डबल डिजिट लॉस का, जो क्रॉप ईल्ड का लॉस होता है ना, जो क्रॉप्स आप उगाते हैं तो उसमें ईल्ड का मतलब क्या हुआ, उसकी जो
उपजाऊ क्षमता है, वो जितना आप क्रॉप उगा सकते थे एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ फील्ड में, तो कितना ज़्यादा उसकी ईल्ड है, कितना वहाँ पर उसकी महत्ता है। तो वो चीज़ क्या देखा गया है कि डबल डिजिट में लॉस हो रहा है। मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर अगर 50 केजी ऑफ राइस या पैडी या फिर आप वीट कह सकते हैं, वीट का प्रोडक्शन हो सकता था, तो अब वो घट करके 40 केजी ऑफ वीट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ, 10 केजी ऑफ वीट का लॉस हो रहा है। तो डबल डिजिट में लॉसेस होने लग गए हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, पर्टिकुलेट मैटर्स एंड ग्राउंड लेवल ओजोन, इन दोनों की वजह से। इसके अलावा जो ओजोन्स हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है, आप कैसे कह सकते हैं कि ओजोन और पर्टिकुलेट मैटर आज ईल्ड्स को अफेक्ट कर रहा है? बिकॉज ओजोन, देखिए यहाँ पे ग्राउंड लेवल ओजोन की बात की गई है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की नहीं। बिकॉज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो गुड ओजोन होता है जो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल का ओजोन है वो काफ़ी हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए, इवन देखिए प्लांट के लिए भी। तो कैसे वो प्लांट सेल को डैमेज कर देता है, फोटोसिंथेसिस को रोक देता है, हैंडीकैप बना देता है। इसके अलावा जो पार्टिकुलेट मैटर्स है वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर में होते हैं तो सनलाइट को क्रॉप्स तक पहुंचने नहीं देते। और क्योंकि अभी आप जैसे एटमॉस्फेयर ही देखिए तो कहीं कहीं पर बहुत ही स्मॉगी सा कंडीशन हो जाता है, बादल छाए रहते हैं, तो जो प्रॉपर एक सनलाइट पहुंचनी चाहिए थी प्लांट तक वो नहीं पहुंच पाती है। आपने पढ़ा भी होगा, पैन करके एक कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे कि जो सनलाइट प्लांट्स तक पहुँचती है उसका सिर्फ 10वां हिस्सा ही वो लोग कंज्यूम कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, क्रॉप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके कुछ रिसर्च भी हैं, 2 रिसर्च यहाँ पर उन्होंने दिया है कि जो एस्टिमेट करता है कि जो 2 पॉल्यूटेंट हैं वो किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इंडिया में वीट का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। ओके इसके अलावा एक और फाइंडिंग्स आई है, इसमें हाई ओजोन लेवल की बात की गई है। हरियाणा और पंजाब वाले रीजन में कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। But the irony of the agriculture pollution is that taxpayers are essentially paying for it through a system of subsidy that actually motivates the behavior of the drive agriculture emission and the breath। मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो सिस्टम है, अब एग्रीकल्चर से आप थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम पर आ जाएं, कि जो सिस्टम ऑफ सब्सिडी है वो मजबूर कर रहा है कहीं ना कहीं लोगों को कि वो पराली को जलाएं, वो स्टबल बर्निंग करें, वो तो एग्रीकल्चर में ऐसी एक्टिविटीज़ आज हो गई हैं। तो आखिर क्या है करंट सिस्टम ऑफ सब्सिडी, क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। तो कई सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो कि जिसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो करंट सिस्टम है सब्सिडी का वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है एयर पोल्यूशन में। ठीक है, तो आप देखिए सब्सिडी, जब आप सब्सिडी का जिक्र करते हैं एग्रीकल्चर में फार्मर्स के लिए तो क्या क्या होता है। एक तो आपको क्या पता होगा कि पावर, फ्री पावर्स दिए जाते हैं कई जगह पर ना, बिजली फ्री में दी जाती है किसानों को, फ्री वाटर दिया जाता है। ठीक है, पम्प्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड वाटर का बेहिसाब इस्तेमाल होता है, कहीं कोई रोक टोक उसमें नहीं होती है, कोई उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं है कि ग्राउंड लेवल का लेवल वाटर का एक लिमिट तक इस्तेमाल किया जाए। तो इन सब चीज़ों से ये 2 चीज़ें जो आपने फ्री वाटर और फ्री पावर कर दिया, इसकी वजह से लोग क्या होता है राइस को ग्रो करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं है, बल्कि अगर आप राइस को उगाएंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। कैसे? क्योंकि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई है, वो आपके पैडी को प्रोक्योर कर लेगी। पैडी मतलब धान जिससे कि राइस बनता है, तो पैडी को वो प्रोक्योर कर लेंगे और ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है। तो यानी कि किसान को 2 तरफ से फ़ायदा हुआ। एक तो पैडी इसलिए उगाएंगे बिकॉज उनको पावर फ्री में मिलेगा और वाटर फ्री में मिलेगा। दूसरा, जब वो उगा लेंगे पैडी को तो उनका वो नुकसान नहीं होगा बिकॉज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उनसे खरीद लेगी। तो 2 तरफ से उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, तो वो क्यों ना पैडी उगाएंगे, आप सोचिए। तो यहाँ पर इसलिए इवन पंजाब हरियाणा वाला बेल्ट जो है, वेस्टर्न यूपी वाला बेल्ट, वहाँ पर सब्सिडीज़ दिए जाते हैं इतने ज़्यादा, इस वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं पैडी को उगाने में। और अब अमोनिया के पोल्यूशन की बात करें तो कैसे बढ़ रहा है, क्या रूट्स हैं, अगर आप रूट्स ऑफ राइजिंग अमोनिया पोल्यूशन की बात करें तो वो क्या क्या है। तो फर्टिलाइज़र का नाम आपने सुना होगा, राइट, खाद जो दिया जाता है। अब फर्टिलाइज़र एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आज प्ले कर रहा है अमोनिया पोल्यूशन को बढ़ाने में। कैसे? तो आपको पता होगा कि भारत में जो यूरिया फर्टिलाइज़र, यूरिया जो खाद के तौर पर दिया जाता है, वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। आपने सुना है ना। तो लोग क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया
अपने खेतों में डालते हैं, बिकॉज एक तो उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलता है और दूसरा उनका प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान बहुत होता है ओवरऑल। यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये ह्यूमन बॉडी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। ये डायरेक्ट, अब देखिए, अमोनिया का पोल्यूशन बढ़ा देता है और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र का यूज़ करने की वजह से, ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने की वजह से ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा अमोनिया को एयर में रिलीज़ करता है। तो ये एक कारण हो गया। इसके बाद दिस लॉस ऑफ नाइट्रोजन, द मेन पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजिंग द फर्स्ट प्लेस, देन लीड्स टू द साइकिल ऑफ मोर और मोर फर्टिलाइजर बीइंग अप्लाइड टू गेट इंटेंस बेनिफिट फ्रॉम द फॉर क्रॉप। तो वही जैसा मैंने आपको बताया कि क्रॉप से ज़्यादा बेनिफिट हो, उसके लिए ये यहाँ पर किया जाता है। देर आर वेज टू रिड्यूस द नाइट्रोजन लॉस and pollution consequences, but they are not as cheap, easy and subsidized। तो नाइट्रोजन लॉस जो होता है उसको कम करने के लिए यूरिया डालते हैं। तो यहाँ पे और तरीके हो सकते हैं इसके लिए, ठीक है, लेकिन वो जो और पॉल्यूशन का जो कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने के और तरीके हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है, जो स्टबल्स हैं उसको एक दूसरी जगह पर रीलोकेट किया जा सकता है, लेकिन वो सब इतना चीप नहीं होता, इतना सस्ता नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो किसान इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी हैव टू स्टॉप पेइंग फॉर पॉइजन। तो ये जो सब्सिडी के थ्रू और ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा पॉइजन को क्रिएट करने में जा रहा है, उसको रोकना होगा। तो क्या किसानों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी नहीं देना चाहिए? क्या पावर और वाटर में सहायता किसानों को नहीं की जानी चाहिए? तो यहाँ पर इनका कहना है, राइटर का, कि ऐसा नहीं है। आप जो पैसे हैं उसको आप सही इस्तेमाल कीजिए, आप किसानों को सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, लेकिन उसका जो नेचर है वो शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो सब्सिडीज़ के जगह पर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें चला जाना चाहिए। जैसे कि ये जो आप पैडी को प्रोक्योर करते हैं, पैडी पर इतना सब्सिडी वगैरह देते हैं, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए और चार्ट्स में ड्रिप इरिगेशंस को लगवा दीजिए। वेजिटेबल, कॉर्न, कॉटन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन सब चीज़ों पर, और जो कैश क्रॉप्स हैं उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, कम वाटर का इस्तेमाल होगा, कम पावर का इस्तेमाल होगा, फर्टिलाइज़र का लोग यूज़ कम करेंगे, और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो स्टबल्स हैं वो भी क्रिएट नहीं होंगे और उसकी बर्निंग भी रुक जाएगी। ठीक है, सो अ डाइवर्सिफिकेशन पैकेज ऑफ से 10,000 करोड़ स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट 5 years इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सेंट्रल स्टेट मे बी द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे एक प्रॉपरली पैकेज को लेकर के आना चाहिए किसानों के लिए। इसमें आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदर क्रॉप्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना जो पावर सब्सिडी है उसको सेव करके और दूसरी तरफ से उनकी मदद कर सकती हैं, पैकेजेस को पे किया जा सकता है जो किसान हैं उनके लिए। सो यहाँ उसके अलावा सबसे अच्छा एक और ऑप्शन क्या हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन। अगर आप जैसे अभी किसान, बहुत सारे एग्रीकल्चर में 2-3 बदलाव तो बड़े बड़े हुए ही हैं, उसी में अगर हम ज़्यादा फोकस करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दें और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें, वैल्यू चेन्स को प्रमोट करें, इन्हांस करें, तो किसानों का अपने आप ही अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगा, उनको फ़ायदा भी मिलेगा, कंज्यूमर का भी नुकसान नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या होना चाहिए कि द यूरिया और टू ट्यून द ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट्स कॉस्ट वुड बी बेटर टू गिव फार्मर इनपुट सब्सिडी इन कैश ऑन पर हेक्टेयर बेसिस। ये जो आप यूरिया पर देते हैं सब्सिडी, उसकी जगह पर आप क्या कीजिए, कैश दे दीजिए पर हेक्टेयर के हिसाब से। किसानों के पास अगर डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच जाता है, डायरेक्ट पैसा पहुंच जाता है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, राइट। दिस वुड बी द क्रॉप न्यूट्रल वे, मेक एग्रीकल्चर डिमांड ड्रिवन। एग्रीकल्चर को इस तरीके से डिमांड ड्रिवन किया जा सकता है, जो एक्सेसिव कॉस्ट लेते हैं, राइस, वीट वगैरह, जिसमें वाटर ज़्यादा लगता है, ये सब ज़्यादा लगता है, तो उससे हम दूसरे क्रॉप्स पर शिफ्ट हो सकते हैं इस समय में, जबकि हमारे पास 3 से 4 गुना ज़्यादा ग्रेन्स अवेलेबल है स्टॉक में। तो अभी ऐसी कोई फूड क्राइसिस नहीं आएगी, और आएगी तो हम उससे लड़ने में सक्षम होंगे। तो इस समय में ये एक ट्रायल लिया जा सकता है कि अगर हम
कैश क्रॉप्स पर जाते हैं या अदर क्रॉप्स पर जाते हैं, तो यहाँ की इकोनॉमी कैसी रहेगी, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, यहाँ के किसानों की स्थिति कैसी रहेगी, ये सब एक बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है इसमें। तो एफिशिएंट मैनर को अडॉप्ट करना होगा अगर हमें फार्मर के इनकम को डबल करना है तो। सो द मोदी गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अंडरटेकन बॉडी द एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स, और उसी को यहाँ पे एक और जो सब्सिडी रिजीम है उसमें भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल देख रहे हैं, मेनी मोर बैंक्स पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इकोनॉमी से इसको एसोसिएट करेंगे। जैसा कि आपको पता चल गया है कि अभी भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट की इतनी क्राइसिस नहीं है, लेकिन हाँ इकोनॉमिक थोड़ा एंडेमिक की वजह से, ये जो अभी कोरोना क्राइसिस की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ज़रूर आ गई है। लेकिन हाँ अभी ये ऐसा है कि यहाँ पर फूड, फ्यूल, इन सब किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टेज नहीं है, चाहे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई इकोनॉमिकली तब भी। ठीक है। सो इवन गवर्नमेंट फाइनेंस आर द मेन विद द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजीम स्टेबलाइजिंग एंड वर्स्ट कोविड लॉकडाउन इंड्यूस्ड रेवेन्यू शॉर्टफॉल ओवर। तो हालांकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें टेकल डाउन हो रही हैं। देर इज़ वन अनरिजॉल्व क्राइसिस, एक अनरिजॉल्व क्राइसिस है आज के डेट में भारत के पास। वो क्या है? बैंकिंग सिस्टम का ब्रोकन हो जाना। बैंकिंग सिस्टम का जिस तरीके से एनपीएस बढ़ रहे हैं, बैंकों की हालत ख़राब हो रही है, एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं बैंकों के, तो वो सिस्टम को ब्रोक कर रहा है। और यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को बैकिंग देना बहुत ज़रूरी, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। बट अभी क्या देखा गया पिछले 5 सालों में कि जो डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गए हैं बैंकों में। देखिए 76% से लेकर के 60 से 65% तक ये नीचे चला गया है जो डिपॉजिट्स बैंकों में होता था। इसका मतलब क्या है कि ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम हो रहा है, बैड लोन्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्वियसली वरी करने की ज़रूरत है। एंड द सेंटर कैन नॉट कीप रिकैपिटलाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और वैसे तो रिकैपिटलाइज किया गया था, बट इसको बार बार नहीं किया जा सकता है सेंटर के द्वारा। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा कि आखिर कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, इसको इन्हांस किया जाए। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि भारत में और बैंकों की ज़रूरत है। ऐसा राइटर का मानना है कि इंडिया नीड्स मोर बैंक्स। जैसा कि अभी आरबीआई ने रिकमेंडेशन दिया, अपॉइंट किया गया एक इंटरनल वर्किंग कमेटी को कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है एनबीएफसीज को, अब जिनका कि एसेट साइज 50,000 करोड़ रुपए का है, उनको बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए, उनको लाइसेंस दे दिया जाए। काफ़ी वेलकमिंग स्टेप है ये, जो हेल्प करेगा इकोनॉमी को बैलेंस करने में। और अभी एनबीएफसीज जो हैं वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर देखा जाए कॉरपोरेट हाउसेस में देखा जाए, इसके काफ़ी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। 10 साल से ज़्यादा इनका सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहा है अभी तक। तो काफ़ी ये प्रॉपर तरीके से प्रमोट किए जा रहे हैं। और इवन कुछ ऐसे एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनसर्व है, आदित्य बिरला कैपिटल, एल&टी फाइनेंस, M&M फाइनेंस सर्विसेज, ये सारे ऐसे एनबीएफसीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन बैंक से ज़्यादा इनके लैंडिंग रिकॉर्ड्स अभी देखे जा रहे हैं। तो इनकी इंटीग्रिटी काफ़ी अच्छी है इस समय में। और अभी जो सरकार का ये फैसला है, आरबीआई का फैसला है कि इनको बैंक बना दिया जाएगा, ये काफ़ी वेलकमिंग हो सकता है। और इससे ग्रेटर एक्सेस मिल जाएगा। अगर इनको बैंक बना दिया गया तो बैंक बनने के बाद क्या होगा, इनके पास जो पब्लिक डिपॉजिट्स है वो लो कॉस्ट पे लोग जमा कर पाएंगे। तो ये इससे और ज़्यादा लेंडिंग कर पाएंगे, राइट। और इकोनॉमी में जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है, बढ़ता हुआ रिक्वायरमेंट्स है, वो उसको आसानी से पूरा भी कर पाएंगे। इसके अलावा एनबीएफसीज को कन्वर्ट करने की बात हो रही है बैंक में, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम परमिटिंग लार्ज कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेज इन जनरल टू सेट अप बैंक्स। एनबीएफसी को ही बदल देना बैंक्स में वो ज़्यादा अच्छा है, रहता देन आप अलग से एक बैंक को सेटअप कीजिए। क्योंकि एनबीएफसी इतने सालों से काम भी कर रहे हैं, उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है, मार्केट है, तो उनको बैंक में कन्वर्ट कर देना ज़्यादा अच्छा अप्रोच हो सकता है, जिसको कि आरबीआई ने अपने फैसले में शामिल किया है। इंडियाज़ पास्ट हिस्ट्री जो रही है कि बिजनेस हाउसेज यूजिंग बैंक एज अ कैपिटल फंड, पूल ऑफ फाइनेंसिंग ग्रुप, एंटिटीज, रिलेटेड पार्टीज, और एनबीएफसी को इंडिपेंडेंट बना देना काफ़ी और ज़्यादा लेंथ और इनको स्ट्रेंथन करेगा बैंकिंग सिस्टम को, ऐसा ओवरऑल कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, ज़रूरत किस चीज़ की है, क्योंकि येस बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट फंड बैंक्स, इन सब के जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उसको देखते हुए ये ध्यान रखना होगा कि एनपीएस ना बढ़ने पाए। और एनपीएस ना बढ़ने पाए इसके लिए जो रिसेंट स्कैम्स हैं उससे सीखना होगा और एक प्रॉपर सुपरवाइजिंग मैकेनिज्म को लेकर के आना होगा। बैंक छोटे हों बड़े हों, जो भी बैंक्स हैं उन सभी को सही तरीके से रेगुलेट और सुपरवाइज करने की ज़रूरत है।
तो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों ही क्वेश्चन फर्स्ट वाले आर्टिकल से हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक अमोनिया का सोर्स क्या क्या होता है, तो आप ये बताएंगे। यहाँ पे ये 4 आपको गिवन ऑप्शंस है, 1 2 3 4, इसमें से आप बताएंगे कौन सा सही आंसर होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा सवाल यहाँ पर फिर से गिवन है, वो भी पहले वाले ही आर्टिकल से है। इंडो गैंगेटिक प्लेन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रैपिडली ग्रोइंग अमोनिया हॉटस्पॉट, क्या सही स्टेटमेंट है ये। और पर्टिकुलेट मैटर्स इन ग्राउंड लेवल ओजोन कॉज डबल डिजिट लॉस इन क्रॉप ईल्ड्स, तो आपको यहाँ पर बताना है इनकरेक्ट। क्या पूछा गया आपसे, इनकरेक्ट कौन सा है, और पहले वाले में आपसे करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करने को कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। कल हम लोग लाइव मिलते हैं 11 o'clock, सब लोग ज्वाइन कर लें डिस्कशन को कल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।